लेकिन इस बार क्या है, जब असामान्य परिस्थितियां हो, श्वास नली की बात हो, यूपी की बात हो, 70, 72, 62 वाली प्रदेश की बात हो, वहां पर तो कुछ देना चाहिए था, नहीं क्यों दिया गया है, ये भी एक बड़ा प्रश्न। तो मैं संकेतों में जो कुछ कहना चाह रहा हूं, आप समझिए। बिल्कुल। अरुण जी, गोरखपुर और अयोध्या के बीच में रहते हैं। अयोध्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का एक तरीके से केंद्र बिंदु है, और गोरखनाथ जो मठ है योगी आदित्यनाथ उसमें है। उत्तर प्रदेश जो कि मंदिर आंदोलन के नाम से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, इस बजट में उसको कुछ नहीं मिलता है। दूसरी तरफ योगी के राह में कांटे गाड़े जा रहे हैं। क्या लग रहा है, ये अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई या जो बजट में असंतुलन दिखा है, इसका अर्थ संकेत क्या है? अनम्यूट कर लीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका ये स्पीकर काम नहीं कर रहा है, इसको निकाल दीजिए। हाँ, निकाल दीजिए। हाँ जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट करिए, अनम्यूट नहीं है आप। एक बात मैंने जी बोलिए। हाँ। इस मंच पर बार बार रेखांकित किया है और आपके यहाँ लिखा भी है कि एक लड़ाई जो है वो उदारता और कट्टरता की चल रही है, और वो लड़ाई एक तरह से सवर्ण बनाम अवर्ण की चल रही है भाजपा और संघ परिवार के भीतर। कितना भी हिंदुत्व का जो है एक तरह से एक समरसता का दावा संघ परिवार करे, लेकिन हिंदू समाज और हिंदुत्व भी कोई एक रस नहीं है। और वो योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के टकराव में दिखाई पड़ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह पिछड़ा वर्ग के लोगों से मिलजुल रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, और वह कैबिनेट की मीटिंग्स में भी नहीं गए। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप बुलडोजर के बारे में लगाए जा रहे हैं, वो आरोप अफसरों की लापरवाही या कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के बारे में लगाए जा रहे हैं, वो आरोप ओबीसी समुदाय की नियुक्तियों के बारे में लगाए जा रहे हैं। और उसका जवाब जो योगी जी दे रहे हैं, जो आपने अयोध्या और गोरखपुर की बात कही, तो ये दो कट्टरता के केंद्र जिस तरह से विकसित किए गए, और देश में एक तरह का अयोध्यावाद जिसको मैं कहता हूँ, वो राजनीति का एक हिस्सा बना, राजनीति की एक आइडियोलॉजी बनी। अब वो मुश्किल उसके साथ ये है कि वो इस चुनाव में उतना सफल नहीं हुआ जितनी सफल होने की उम्मीद थी 22 जनवरी के बाद। तो योगी जी उसको अपने दूसरे तरह से जो है कामयाबी की ओर ले जाना चाहते हैं, इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और इशू को डाइवर्ट करने के लिए ही उन्होंने कांवड़ यात्रा के मार्ग में नाम की पट्टिकाएं, जो जाति और जो धर्म की जो है वो की सूचना देती हूँ, ऐसी पट्टिकाएं लगाने का आदेश दिया। उन पट्टिकाओं के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। लेकिन आज ही मैं किसी बहुत अच्छे कॉलमनिस्ट को पढ़ रहा था, उनका कहना है कि जिस तरह से जो है वो मोदी जी एक तरफ अपने को उदार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो योगी जी अपने को कट्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई कुछ वैसे ही है जैसे 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के बीच में जो लड़ाई, जो एक तरह से जो है कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ था। अब तमाम लोगों ने कहा भी है, किसने कहा है, शायद जो है वो राकेश टिकैत या किसी ने और कहा है कि भाई योगी जी का भविष्य उज्जवल है, वो 2-2.5 साल बाद जो है वो दिल्ली जाएंगे, गृह मंत्री बनेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, वो सारी चीजें जो है। तो अब ये सवाल ये है कि, और मैं लेकिन जो इस इलाके में घूम रहा हूँ, इस इलाके में जहां भी जाता हूँ, जो आम जनता का जो फीडबैक है वो कई तरह का फीडबैक है। लेकिन उस फीडबैक का ये लब्बो-लुआब यह है कि जिस पिछड़ा वर्ग के वोटों पर, जिसके जनाधार पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और मोदी जी को पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया था, वो पिछड़ा वर्ग जो है वो कांवड़ यात्रा के मार्ग में नाम की पट्टिकाएं और जाति धर्म की पट्टिकाएं नहीं चाहता।
बल्कि कांवड़ यात्रा भी नहीं चाहता। कांवड़ यात्रा में अपने युवाओं को, बच्चों को भेजना नहीं चाहता। कांवड़ यात्रा जिनको करना है करें। लेकिन मैं कल ही 2-4 दुकानों पे बैठा था और वो संजोग से उसी बिरादरी के दुकानें थी जिस बिरादरी से मौर्य जी आते हैं, जिस बिरादरी से पटेल जी, राजभर जी आते हैं। उनका बहुत साफ, मेरे बिना कुछ छेड़े हुए उनका कहना था कि आप बताइए कि बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए कि कांवड़ लेके निकल जाना चाहिए महीने भर। अगर वो महीने भर कांवड़ लेके निकल जाएंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? उसको एजुकेशन चाहिए, उसको हेल्थ सर्विसेज चाहिए, उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये जो नाटक चल रहा है कि सवर्ण शासन करें और पिछड़ा वर्ग कांवड़ लेके चले, तो ये बहुत दिनों तक ये कट्टरता और नाटक चलेगा नहीं। ये नाटक की बड़ी योजना है संघ परिवार की कि जो है वो हमारी कट्टरता के वाहक तुम बनो और हम उसके ऊपर हम उसके बहाने राज करें। तो ये बात पिछड़ा वर्ग को समझ में आ गई है। ये ठीक है, पिछड़ा वर्ग जहां सत्ता रहेगी वहां रहेगा, पावर शेयरिंग करेगा, तो उसको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, उसको पूंजी में हिस्सेदारी चाहिए, उसको शिक्षा में हिस्सेदारी चाहिए और उसको अपना एजेंडा भी लागू करने के लिए कुछ स्पेस चाहिए। वो हिंदुत्व के एजेंडा को लागू करने का उपकरण बनने को उस तरह से तैयार नहीं है जैसा संघ परिवार और योगी जी की योजना है। ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है और जो है वो राम राज्य तो आ नहीं पाया और ना जो है वो गोरखधाम का जो राज्य था या गोरखधाम की जो परिकल्पना थी वो भी नहीं जो है वो कोई लागू हुआ। आदर्श ग्राम की एक परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी 2014 में ही मोदी जी ने प्रस्तुत किया था। आप पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे साथी घूमे होंगे, आप भी घूम लीजिए, कोई आदर्श ग्राम उत्तर प्रदेश में दिखता है? गांव गांव में जो है वो सड़क के लिए, गांव गांव में नहर के लिए, गांव गांव में जो है वो नाली के लिए, खड़ंजे के लिए झगड़े चल रहे हैं। कौन सा आदर्श ग्राम है भाई उत्तर प्रदेश में? अच्छा, जंगल काटे जा रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो कहीं कोई आदर्श ग्राम नहीं बन रहा है। कहीं उत्तर प्रदेश को कोई एक राम राज्य की तो बात ही छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के विकास पर कुछ भी विशेष ध्यान नहीं है। सतीश जी ने ठीक ही कहा, बजट में जब उत्तर प्रदेश नदारद है तो उत्तर प्रदेश में यही सब चलेगा। कोई कट्टरता की राजनीति करेगा, कोई अपने हक की राजनीति करेगा। और अगर उत्तर प्रदेश में इस समय जो पीडीए है या इस समय जो इंडिया समूह है वो उत्तर प्रदेश के विकास का एजेंडा भी सामने रख के आता है, तो वैसे ही जैसे बिहार में बिहार को विशेष राज्य या अन्य राज्यों के विशेष राज्य का, तो वो एक जो है प्लस पॉइंट होगा उसका, सोशल जस्टिस और जो है सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के साथ जो है यूपी में वो अपनी जड़ों को और जमाएगा। तो मुझे लगता है इस विवाद में पीडीए के लिए या इंडिया अलायंस के लिए सुनहरा अवसर है। देखना है कि अपनी राजनीति को वो कैसे जो है प्रस्तुत करता है, अनफोल्ड करता है आगे। इसलिए जो है वो एक ये लड़ाई बहुत ही अच्छे संकेत दे रही है और बहुत ही अच्छे परिणाम देगी, मुझे ऐसा लगता है।